4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप ये सोचते अगर हैं कि महाराष्ट्र की लड़ाई ख़त्म हो गई तो नहीं, एक नया बाब कहते हैं दरवाजे को, चैप्टर को, एक नया बाब खुलने वाला है, एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ कि अमित शाह की हार कैसे हो गई है और आरएसएस या फडणवीस कैसे जीत गए। मैं आपको बताने के लिए हाजिर ये हुआ कि 2025 का जो साल आने वाला है ये भी मोदी के लिए शायद आखिरी साल हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, आते हैं अक्सर, वो अपने एक प्रोग्राम में अभी एक हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार चाहे कोई भी बनाए, ये इलेक्शन से पहले की बात है गालिबन, लेकिन 2025 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उससे पूछा एनडीटीवी के सोहित मिश्रा ने कि साहब ऐसा क्यों, ये पहले एनडीटीवी में काम करते थे, अब अपना चैनल चलाते हैं। उन्होंने कहा साहब बात यह है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी झूठ फैला रखा है, जो भी परपंच फैला रखा है, मीडिया जो उनका साथ देती है, वो 2025 तक खुल जाएगा। डॉलर की जब खबर आई आज भी कि कुछ 4 पैसे तकरीबन मजबूत हो गया, रुपया गिर गया, तो मुझे महाराष्ट्र के अंदर वो तमाम चीज़ें नज़र आने लगी कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरएसएस ने हरियाणा के समय से ही, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कमान अपने हाथों में ले ली थी। चूँकि बहुत पहले ऑर्गेनाइज़र जो आरएसएस का मुखपत्र माना जाता, 5 जनरल ऑर्गेनाइज़र, उसने कहा था कि मोदी अकेले गारंटी नहीं है किसी जीत की, और पता ये चला कि वाकई मोदी का चार्म ख़त्म होता जा रहा है। आरएसएस ने हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से भी जीत दर्ज की, उसमें चुनाव आयोग या ईवीएम या जो भी है, लेकिन उन लोगों ने ज़मीन पर काम किया। उनका कहना यह है, ऐसा लोग बताते हैं कि साहब आरएसएस ने बड़ी मेहनत की, लिहाजा हरियाणा में सरकार बनवा दी। महाराष्ट्र के अंदर भी बताया जा रहा कि 1 लाख कार्यकर्ता ज़मीन पर छोटी बड़ी मीटिंग करते जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। हालांकि मेरा मानना कुछ और है। मैं तो वही बात कहता हूँ कि इतनी बड़ी जीत बिला वजह नहीं मिलती, लेकिन अमित शाह ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जाकर झांका नहीं, 10 दिन हो गए, हरियाणा में 3 दिन में सरकार बनवा दी थी, इस बार से पिछली बार भी, जबकि अलग अलग लोग थे, जसपा का भी बंदा आ गया था कुछ जीत करके। यहाँ क्या वजह रही? वजह यह रही कि ये फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस को वो एक और ऐसे कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट नहीं करना चाहते थे केंद्र में भी और चीफ मिनिस्टर के रूप में भी, कि भविष्य में उनकी जो जगह है, जो वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री पद पे मुझे ही जाना है मोदी जी के बाद, तो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस आकर के आरएसएस की तरफ से कम उम्र के आदमी हैं, महाराष्ट्र को एक बार चला चुके हैं, अब दोबारा चलाने जा रहे हैं, तो मजबूत कैंडिडेट ना मिल जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश वाले ने ही मुसीबतें पैदा कर दी हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब ये वजह क्या रही है कि वो देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाना चाहते थे। मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था कि दरअसल जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो अमित शाह साहब ने कुछ काम करने के लिए कहा, बताया जाता है पत्रकारों के माध्यम से, उसके लिए राजी नहीं थे देवेंद्र फडणवीस और उन्होंने सीधे मोदी से शिकायत कर दी, जैसे सत्यपाल मलिक ने कश्मीर में कर दी थी, जब बताया गया अंबानीज ने 150 करोड़ रुपए की फाइल कुछ, जिस पर उसमें आरएसएस का बंदा भी था, वो माधव नाम का। खैर, तो ऐसे में अमित शाह चिड़े बैठे थे। उनको पहले तो ये किया कि चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम बनाया गया, डिमोशन, जिसके बारे में अभी शिंदे साहब का कहना यह कि मेरी शान के खिलाफ है डिप्टी सीएम बनना। अरे बनना पड़ेगा भाई। लेकिन बहरहाल आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस को आगे रख करके अपनी मर्जी को बता दिया। गोया कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त सर्वे सर्वा मोदी जी बैकफुट पर नहीं, बहुत पीछे हैं। तो अमित शाह की हार को आप ये मत समझिए कि खाली अमित शाह की हार है ये आप समझ लीजिए कि मोदी जी पर भी एक ऐसा गिरह के बादल आने वाले हैं कि अब आने वाले समय में, मुझे उस पत्रकार की बात इसलिए याद आई कि 2025 का आखिरी साल होगा, चूँकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीजेपी जितनी फेल है और जियोपॉलिटिक्स में जितनी फेल है और अंदर जो नए नए संभल बनाने की कोशिश की जा रही है, योगी आदित्यनाथ और बिस्वा साहब किस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, उससे पता ये चल रहा कि देश अब धीरे धीरे उब रहा है। और इस बात को पहचान लिया था आरएसएस ने। आरएसएस दरअसल ऐसा नहीं है कि एकदम
टेम्परेरी रूप से सरकार में आ जाए, वो एक प्लान के साथ काम करता है, जहनसाजी करता है, लोगों के जहनों को चेंज करने का काम करता है, हिंदुत्व के एतबार से पुराने सदियों की बातें करके वो दरअसल उसी पाषाण युग में ले जाने की बात करता है, ऐसा आरोप है, उसी आदिकाल में ले जाने की बात करता है जब एक वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को ये बताया गया कि हम बड़े संपन्न थे। बिल्कुल होंगे संपन्न, इसमें कोई दो राय नहीं। ईमानदारी पहले बहुत ज़्यादा थी। पहले का आदमी और आज के आदमी में बड़ा फ़र्क है। उस समय राम राज्य वाकई हुआ करता था, लेकिन आप हवाई जहाज़ और कंप्यूटर से तो मुंह नहीं मोड़ सकते। जब मोदी जी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ऐसे समय में अगर आप किसी मॉल के अंदर गोबर की दुकान बना के बैठ जाएं, अभी बनी है, अभी आया है, अभी नागपुर का एक व्यापारी गाय का पेशाब और गोबर बेचने की दुकान मॉल में खोल रहा है। ये बात दीगर है कि देश के अंदर विदेशी करेंसी लाने वाला बीफ एक्सपोर्ट के काम को बिस्वा कह रहे हैं कि दुकानों पे नहीं बिकेगा, भले ही वो गुजरात के बंदरगाहों से पूरी दुनिया में जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो महाराष्ट्र में अमित शाह के पर कुतर दिए गए, ऐसा लोगों का मानना है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बता रहे हैं कि अमित शाह की नहीं चली। 10 दिन तक ये कोशिश होती रही कि देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई और आए। अब मुझे वो तावले साहब का जो केस है वो भी याद आ जाता है कि वाकई उसके अंदर देवेंद्र फडणवीस का भी कोई हाथ हो सकता है, चूंकि उनको मालूम पड़ गया था कि बीजेपी का अध्यक्ष या चीफ मिनिस्टर की रेस में अमित शाह लाना चाहते हैं, ऐसा लोगों ने कहा है। पत्रकार जगत में ये बातें चलती रहती हैं। देखिए, एक घटना तो है जो हो गई, वो आपको खबर देना कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो आ ही जाएगी आपके सामने देर सवेर। बात यह है कि खबर आपको इस प्रकार की दी जाए कि जो राजनीतिक पटल पर ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आम समझ का आदमी नहीं जान पाता, हमारा काम ये बन जाता है कि उसके अंदर लोगों की तमाम राय को इकट्ठा करके बुनियादी रूप से कोई ऐसी बात निकाल कर लेकर आई जाए एविडेंस के साथ जो भविष्य में हो सकती है। तो बहरहाल लोगों का कहना यह है कि देवेंद्र फडणवीस का जो ये चीफ मिनिस्टर बनना है, ये अमित शाह की हार है। अगला पार्ट इसका यह है कि अब मोदी जी का वो इरा आरएसएस बनने नहीं देगी। उसके तर्कश में बहुत सारे तीर हैं। योगी आदित्यनाथ को मान लीजिए, आप बिस्वा को मान लीजिए, देवेंद्र फडणवीस के नाम से एक नया बंदा महाराष्ट्र का, नागपुर से जो बहुत करीब है, जो उसका आरएसएस का बैकग्राउंड बताया जाता है, वो बंदा अगर प्रेजेंट कर दिया गया अमित शाह की बात को काट करके, तो अब ये घंटी मोदी जी के लिए भी है। मोदी जी के लिए भी ये घंटी है, चूंकि 2029 में जो चुनाव होंगे उस समय किसी भी आदमी का चेहरा सामने आ सकता है। क्यों ना हो, देवेंद्र फडणवीस का आ जाए, मुझे उम्मीद नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन आरएसएस अपने एजेंडे पर बिल्कुल पूरी तरह से गामजन, और उन्होंने अमित शाह और मोदी जी को पीछे कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से जीती, ये बात अलग है, इसके अंदर अमित शाह का रोल हो सकता है, लोगों का कहना है, चुनाव आयोग का रोल हो सकता है, लोगों का कहना है, लेकिन फिर भी जमीन पर 1 लाख लोगों का उतरना, 60,000 मीटिंग्स का करना, ओबीसी को अपनी तरफ लामबंद करना और मेहनतें करना, ये तमाम काम आरएसएस वहां कर रही थी। बड़े बड़े उसके अधिकारी महाराष्ट्र में जमीन पर उतरे हुए थे। ये काम भी किसी हद तक हो सकता है। ये बात अलग है कि लाडली बहन योजना का भी कोई फ़ायदा हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कितना भी बड़ा फ़ायदा, वो तो बात अलग है जो हम कहते हैं बराबर कि इसके अंदर बहुत बड़ा कोई ना कोई ऐसा घपला ज़रूर हुआ है, जैसा कि महाराष्ट्र के शोलापुर के गांव ने बताया है। लेकिन अब खबर यह है कि अब अमित शाह ही नहीं हारे। आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में आरएसएस जीत गया है और मोदी जी लगभग हारने जा रहे हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।